चैप्टर है इसमें माइंडफुलनेस ऑफ सेंसेस। चैप्टर है सेंसेस। हमारे कितने सेंसेस हैं? 5। इसमें आई सबसे पहले आता है, फिर ईयर्स। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मीन्स बहुत एंगेज रहता है हर चीज में, किसी को ऑब्जर्व करने में। आईज और ईयर, ये दो सेंसेस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तीसरा है जो नॉस्ट्रिल है, उससे हम गंध, जो स्मेल है, उसको हम सेंस करते हैं। और चौथा सेंस है टंग, टेस्ट को हम सेंस करते हैं। और पांचवा जो बॉडी है वो टेम्परेचर को सेंस करता है, टच को सेंस करता है, राइट। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, या कोई आपको टच करता है, या जो खुरदरापन है, सॉफ्टनेस है, वो सब बॉडी फील करती है, राइट। ये 5 सेंसेस है। और एक सिक्स्थ सेंस भी है जिसको हम माइंड कहते हैं। माइंड भी एक सेंस है, बट दैट इज सिक्स्थ सेंस। तो ये जो 6 सेंस है, इन 6 सेंसेस को हमें यूज करना होता है, किसमें? माइंडफुलनेस को डेवलप करने। और अगर ये एंगेज नहीं होंगे तो हमारा माइंडफुलनेस इनकम्प्लीट होगा। जैसे आज मॉर्निंग का प्रैक्टिस आपको हमने दिया था, माइंडफुल वेकिंग, राइट। आप लोगों ने माइंडफुल वेकिंग प्रैक्टिस किया था मॉर्निंग में जब उठे थे? तो मैंने ट्राई किया था। अच्छा, तो कैसे ट्राई किया था और कैसा फील हुआ था? उठने के बाद आंखें बिना खोले ही बैठ के, उसके बाद जस्ट ओपनिंग माय आईज, तो एक एनर्जी तो मिला है टू वॉक टुवर्ड्स माय बाथरूम। तो वो कभी कभार जब यूजुअली उठते हैं ना, जब नींद, ऐसा लगता है कि नींद पूरा नहीं हुआ है, उठने का मन नहीं करता है, तो बहुत लेथर्टिक लगता है पाँव रखने में। लेकिन जब मैंने उठ के बैठ के धीरे धीरे जब अपने आंखें खोला, ब्रीथ इन किया, ब्रीथ आउट किया, फिर आंखें खोला, उसके बाद वो थोड़ा बहुत एनर्जी फील हुआ, सो दैट आई कैन वॉक टू माय बाथरूम। वो एनर्जी मुझे फील हुआ। Well, so that waking up was unusual, not normally. हाँ। The same with you also, Karina? कभी कभी हम लोग जाग के ही तक से उठ जाते हैं, लेट हो रहे, टाइम देख के, मोबाइल देख के। अभी कामली पीसफुली, मतलब ऐसे आके स्लोली ओपन कर रहे हैं, बेड से स्लोली नाम रहे हैं, मतलब उतर रहे हैं। आप इसको डेली प्रैक्टिस करो तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी माइंडफुल वेकिंग की। उसमें मॉर्निंग में जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस नहीं होगा। यस, तो आप मॉर्निंग में जब उठते हो तो अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाता है। एंड मॉर्निंग शोज द डे। जिस दिन, मतलब ये साइकोलॉजिकल भी होता है और एस्ट्रोलॉजिकल भी होता है, एनर्जेटिक भी होता है। जिस दिन आपका मूड, मतलब उठते समय अगर स्ट्रेसफुल रहेगा तो दिन भी थोड़ा स्ट्रेसफुल जाता है। देयरफॉर वी हैव टू बी हैप्पी, बट आर्टिफिशियल हैप्पीनेस नहीं होनी चाहिए। कुछ भी अगर आप आर्टिफिशियल, मतलब आप प्रेशर देते हो अपने ऊपर, नेचुरल नहीं है, तो उसमें वो नेचुरलिटी, वो ब्यूटी या वो हेल्थ नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस करते करते वो चीज हमारी हैबिट बन जाती है। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट द फंडामेंटल इज व्हेन यू वेक अप, डोंट ओपन योर आईज इमीडिएटली, राइट। व्हेन यू वेक अप, you are lying down, but your eyes are still closed. And with closed eyes only, you get up on your mat, your bed, और आंखें बंद करके ही आप बैठ जाओ and practice the sitting mindfulness meditation practice. बैठ जाओ और सबसे पहले ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करो, राइट।
ग्रेटिट्यूड जितना आप अपने आप भीतर भरोगे, आप उतने पॉजिटिव एनर्जीज को इंस्टिल करोगे अपने भीतर, उतने पॉजिटिव एनर्जीज को आप इंक्रीज करोगे. Fill yourself with gratitude towards the life, towards the divine, towards the teachers, towards your parents, towards your good karma, towards your life, towards the people who have helped you. Fill yourself with gratitude with everyone. And उसके बाद विश करो कि आज का दिन या आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो, बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत हेल्दी हो, और बहुत रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो, ताकि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊं. आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव हो, बहुत फ्रूटफुल हो. ये आप विजुलाइज करो, राइट? ये विजुलाइज करो, और इस विजुलाइजेशन के साथ दोनों हाथ जोड़कर नीचे झुककर लिटरली ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करो अपने मास्टर्स के प्रति, राइट? अपने मास्टर्स एंड ग्रुप ऑफ द स्पिरिचुअल पीपल, ग्रुप ऑफ द योगीज लाइक दैट, उनके प्रति, जिसको आप मानते हो, किसी भगवान को मानते, देवता को मानते, उनके प्रति, सबके प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति भी ग्रेटिट्यूड फील करो. सबसे पहले पेरेंट्स के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करो, बिकॉज ऑफ पेरेंट्स यू आर हियर, राइट? पेरेंट्स आर द लिविंग गॉड ऑन दिस अर्थ. सबसे पहले पेरेंट्स, उसके बाद जो भी है गुरु, देवता वगैरह वगैरह. उसके बाद अपनी आंखें खोलो, और आंखें स्माइलिंगली खोलो. अगर आप अपने घर पे होते हो तो सामने कुछ ऐसे सीनरी हो जो प्लीजिंग हो, इस तरह का. अब जैसे अभी आप बाहर हो तो अभी तो आपके वश में नहीं है, पर दैट शुड बी प्लीजिंग, या. उसके बाद फिर अपना जो भी आंसर the calls of nature and then do the things. उसके बाद फिर अपना जो भी क्रियाकलाप है वो करो. माइंडफुलनेस का सीधा अर्थ है कि आप चीजों को स्लोली करते हो, बहुत फास्ट में नहीं करते, राइट? मतलब जब ये बोलते हैं कि माइंडफुलनेस को हमें प्रैक्टिस करना है, मतलब चीजों को स्लोली करना है. जमाना बहुत फास्ट का है. The world wants you to be very quick, very fast. But this is unhygienic. मतलब जो जितना कामनेस के साथ कोई काम करेगा उसका रिजल्ट उतना अच्छा आता है, वो क्वालिटी उतनी अच्छी दे पाता है. तो जितने हबड़ दबड़ में काम करेगा, जल्दीबाजी में काम करेगा, उसकी क्वालिटी उतनी खराब होती है. तो अपने चीज को स्लो डाउन करना सीखो. जैसे वॉक भी करते हो, माइंडफुल व्हाट इज माइंडफुल वॉकिंग? माइंडफुल वॉकिंग है स्लो वॉकिंग, पेस आपका स्लो हो, ठीक है, वो माइंडफुल वॉकिंग है. माइंडफुल योगा क्या है? फास्ट योगा नहीं है, स्लो योगा है. माइंडफुल ड्रिंकिंग, स्लो ड्रिंकिंग, मतलब फटक से गटक नहीं जाना. माइंडफुल ईटिंग है फटक से, मतलब दो चार बार चबाया और निगल लिया, वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है. माइंडफुल ईटिंग है कि उसको आप फूड को चबाओ, कहते हैं कम से कम 30-32 बार उसको चबाओ, उसको मुंह में घुमाओ, फिर उसको स्वैलो करो. उसमें क्या होता है ना, सलीवा उसके साथ वो मिक्स होता है, एंजाइम्स मिक्स होता है, तो डाइजेशन को फैसिलिटेट करता है, डाइजेशन को एनहेंस करता है. और जो फटक से निगल लेता है बगैर चबाए हुए, तो कहते हैं ना कि आंत में दांत नहीं होते. जो हमारी आंत है उसमें दांत, टीथ नहीं होते, वो भोजन को चबा नहीं पाता है. भोजन को चबाने का काम किसका है? दांत का है. दांत से उसको ब्रेक डाउन करो, फिर उसको चबाओ, फिर उसको पेस्ट बनाते हैं, फूड को हम पेस्ट बनाते हैं, फिर उसको निगलते हैं. और जो अध कचरा करने का मतलब जो बगैर बढ़िया से क्रश किए हुए, बगैर बढ़िया से उसको मिक्स कर किए हुए जो निकलता है, फिर उसको स्टोमक पे जोर पड़ता है. फिर जब वो इंटेस्टाइन में जब मूव कर रहा होता है तो उसमें क्लटर्स क्रिएट करता है, उसमें जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है. तो इसलिए माइंडफुल ईटिंग, व्हाट आई मीन, माइंडफुलनेस जो है ना हर चीज में आपको इनकॉर्पोरेट करना है. इस चैप्टर में हम सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे. तो सेंसेस में जो हमारे 6 सेंसेस हैं, सबको एंगेज करो उसमें. सबसे पहले आंखों को एंगेज करो. आप भोजन को देखो. भोजन को देखने से क्या होगा? अगर सुंदर ढंग से भोजन सजा होता है थाली में, डिश में, तो देखने से ही एक भूख जागृत होती है, राइट? वो ट्रिगर करता है. जो हमारे ब्रेन में जो सेंस कॉर्टेक्स है ना, हमारे ब्रेन में कॉर्टेक्स है,
वो सारा जितने भी सेंसेस से आप देखते हो या ऑब्जर्व करते हो वो सब ब्रेन में जाता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फील करते हैं. जस्ट टू शो यू आई विल शेयर एन इमेज. फिजियोलॉजी में ये होते हैं, मतलब 6 पार्ट्स होते हैं. नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, रेस्पिरेटरी और अदर बॉडी सिस्टम्स होते हैं. मेजरली 5 होते हैं ये: नर्वस, कार्डियोवास्कुलर, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन और रेस्पिरेटरी. ठीक है, तो ये कुल मिला के 7 सिस्टम होते हैं जो हमारे शरीर में काम कर रहे होते हैं. तो जो आपका जो मेडिटेशन है उसमें नर्वस सिस्टम, माइंडफुलनेस में नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. आई वांट टू शो यू. ये देखो, आप जो भी बॉडी सेंस करती है, अगर आप हाथ से भी टच करते हो तो वो इस नर्वस के थ्रू जाता है स्पाइन में, फिर वो जाता है ब्रेन में. ठीक है, आप किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स को टच करेगा कोई, चाहे कोई वस्तु टच करे, कोई व्यक्ति या कोई नेचर का कोई, जैसे हवा, हवा भी टच करती है, तो इसी नर्वस नेटवर्क के थ्रू आपका ब्रेन सेंस करता है. ठीक है, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस कहते हैं, राइट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको हम कहते हैं पीएनएस. इफ यू वांट आई कैन शेयर दिस नर्वस सिस्टम का कंटेंट मैं आपको भेज दूंगा, उसको आप स्टडी करना. मैं सॉफ्ट कॉपी दूंगा इसका, ठीक है, उसको देखना. इसका वीडियो भी मैं भेज दूंगा, वो वीडियो देखोगे तो ज्यादा और क्लैरिटी आएगी. ठीक है, अब ये देखो, ये जो 2 सिस्टम है, एक सेंट्रल जिसको हम स्पाइन कहते हैं, पेरिफेरल जिसको हम पूरे शरीर में जो फैला हुआ है. इसके अलावा ये नर्वस सिस्टम 2 तरह का होता है: सोमैटिक जिसको हम पेरिफेरल कहते हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो बॉडी आपका रिएक्ट करती है, राइट, बॉडी रिएक्ट करती है ना. जैसे हार्ट बीट कर रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऑटोमेटिकली हो रहा है. ठीक है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी सांस ले रही है, ऑटोमेटिकली हो रहा है. जैसे कफिंग है, कफ करते हो, राइट, स्नीजिंग है, छींकते हो, स्वेलोइंग, निगलते हो, वॉमिटिंग, ये सब क्या कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिकली हो रहा है. हाँ, तो ये जो है ये डिवाइडेड है किसमें? 3 पार्ट्स में. अब देखो, ये हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम एक्ट एज एन इंटीग्रेटर फॉर ऑटोनोमिक फंक्शंस. ये जो हाइपोथैलेमस है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. किसको? ऑटोमेटिक जो क्रियाएं होती है आपके शरीर में, जैसे सांस लेना, छींकना वगैरह वगैरह, जितना भी होता है सब ये कंट्रोल करता है. स्वेटिंग होना शरीर में, ठीक है, यूरिन फॉर्म होना, यूरिन स्टूल पास, ये सब ये कंट्रोल करता है. ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसके 3 पार्ट है: सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक. सिंपैथेटिक फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये सिंपैथेटिक होता है. क्या है? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज. या तो आप उससे जो स्टिमुलाई होता है, जो कुछ भी ट्रिगर करता है आपको, या तो उससे फाइट करते हो, या अगर आप उससे नहीं जीतते हो तो क्या करते हो? भागते हो, फ्लाइट करते हो, या वहीं पे फ्रीज हो जाते हो. कई बार आप भाग भी नहीं पाते, जिसको हम ट्रॉमा कहते हैं. ट्रॉमा में क्या होता है? हम फ्रीज हो जाते हैं. मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो एक्टिव रहता है. जब आप डर में होते हो, फियर में होते हो, तो ये एक्टिव रहता है. जब आपका ब्रेन अनसेफ फील करता है, जब लगता है कि मैं सेफ नहीं हूं यहाँ पे, बेचैनी होती है, मतलब सिंपैथेटिक काम कर रहा है. और वो क्यों कर रहा है? वो बॉडी को तैयार कर रहा है उससे फाइट करने के लिए. ये तो फाइट करो, या कहता है कि भागो यहां से, यहां रुको मत. ये होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से. लेकिन उसी में एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक. क्या करते हैं? रिजिलियंस, फाइट उसको ट्यून करने के लिए हेल्प करते हैं आप. ठीक है, वो कहते हैं कि थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करो, राइट, उसको एडजस्ट करो. अडेप्टेबिलिटी कहते हैं ना, जिसको हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं, अपने आप को चेंज करना, उसको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस है, या कूलनेस, कामनेस, पेशेंस, ये सब आता है पैरासिम्पैथेटिक. तो जो हाइपर होता है, मतलब बात बात में गुस्सा कर देता है, बात बात में डर जाता है. छोटी बात होती है लेकिन डर जाता है, होता है ना. कई बार जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो और अगर पेड़ से हवा टकरा के अगर हवा पास करती है, पत्ते की सरसराहट से भी डर हो जाता है. या कोई बार आप वैसे ही हो, दिन है, सब कुछ ठीक है, चारों तरफ लोग हैं, फिर भी भीतर कुछ लगता है कि कुछ ऐसा अनसीन फियर है जो आपको डरा रहा होता है.
फाइट, अनसीन फियर होता है जो हमारे ब्रेन में चल रहा होता है, यू नो, वो भी क्या करता है, आपको भीतर से आपका एक नर्वस सिस्टम है, कौन सा नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, उसको एक्टिवेट कर रहा होता है। वो ऑटोमेटिकली होता है, वो आप नहीं करते, ऑटोमेटिकली होता है, मतलब इसलिए इसका नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। भीतर लड़ाई चल रही होती है, उसको जीत रहे होते हो, वो भी ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। तो क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक को हमें मजबूत करके रखना होता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में डरो नहीं, उसे घबराओ नहीं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। और इस किसके अंदर मजबूत होगा, जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करता है। किसके अंदर मजबूत होगा, जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करता है। आप ट्रेन कर रहे हो माइंडफुलनेस को, इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ, पहले खुद को सिखाओ कि मेरे को माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, मतलब प्रेजेंट में रहना है, उससे भागना नहीं है, अपने आप को ट्रेन करना है, उसके साथ रहने का, उसके साथ इम्यून रहने का, उसको जीतने का। तो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। व्हाट आई वांट टू शो यू इज ये पैरासिम्पैथेटिक है ना, रेस्ट एंड डाइजेस्ट या फीड एंड ब्रीड, ठीक है, ये होता है। तीसरा नर्वस सिस्टम होता है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे गट्स में होता है, गट्स डाइजेशन सिस्टम में होता है। इवन वहां पे नर्व्स हैं, वहां पे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। देखो, large numbers of neurons are contained in the enteric nervous system, about 200 to 600 million in human। मतलब 200 से 600 मिलियन न्यूरॉन कहां पे होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया होता है ना, बेसल गैंग्लिया, ये हमारे एसोफेगस जो फूड पाइप होता है उसमें होता है। फिर उसके बाद स्टमक से लेके और गट्स तक, वहां तक ये सभी न्यूरॉन्स होते हैं। सो दिस इज फार मोर न्यूरॉन्स देन अकर इन एनी अदर पेरिफेरल ऑर्गन एंड इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी न्यूरॉन्स होते हैं, कितने, 200 से 600 मिलियन न्यूरॉन होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और ब्रेन में भी ट्रिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं हमारे ब्रेन में। मतलब इतने सारे न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन है जो नर्व सेल है, जो नर्व सेल है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अभी देखो ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है किससे, जो वर्टिब्रल कॉलम है, जो आपकी स्पाइन है, उसके भीतर एक नर्व है, और फिर वहां से पूरा शरीर में फैलता है। देखो ये कैसे फैला हुआ है, ये होते हैं न्यूरॉन, ठीक है, ये न्यूरॉन होता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, ये बीच में है, उसके अंदर, किसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जो पूरे न्यूरॉन, मतलब जितने भी सेल होती है उसके भीतर, सेल के को कंट्रोल करने वाला क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस उसका सेंटर होता है, हर सेल का एक सेंटर होता है। तो जो नर्व सेल है उसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पर है, और जहां से वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन उसको हम डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्राइट। और एक्सॉन, वहां से वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को भेजता है। और ये परत देख रहे हो, ये शॉन सेल है, एक सेल होती है ये, और ये सेल मिलकर एक कोट बनाता है। कोट मतलब कवर, जैसे तार होती है, तार को कवर किया जाता है ना, अगर तार को कवर ना हो तो करंट जो है खतरनाक भी हो सकता है, प्लस वो करंट प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होगा, राइट, कुछ केसेस में। तो इसमें न्यूरॉन का जो ट्रांसमीटर है, जो ट्रांसमिट करता है, वो है, क्या बोलते हैं उसको, हम उसको कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन कहते हैं। रिसीवर को हम डेंड्राइट कहते हैं और ट्रांसमीटर को एक्सॉन कहते हैं। हर सेल में, हर न्यूरॉन में ये होता है, दो एंड्स होता है, यहां से रिसीव करता है, फिर यहां से भेजता है, फिर दूसरा न्यूरॉन भी ऐसे ही करेगा, यहां से रिसीव करेगा, वहां से भेजेगा। और ये जो माइलिन शीथ देख रहे हो माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मतलब कवर होता है, कवर।
तो इस न्यूरॉन के ट्रांसमीटर में जितना ये माइलिन शीथ होगा ट्रांसमीटर एंड में, उतना मजबूत होता है वो। तो जितनी बार फायर करेगा न्यूरॉन को, जितना फायर करेगा जिस न्यूरॉन को, वो उतना मजबूत होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, है ना। इसकी वायरिंग उतनी मजबूत होती है। किससे मजबूत होती है? माइलिन से मजबूत होती है। ये माइलिन होता है। आप एक काम को जितनी बार करोगे, मतलब वो इंफॉर्मेशन ब्रेन भेजता है काम करने के लिए, और वो न्यूरो सिस्टम, उसको न्यूरो नेटवर्क कहते हैं, वो उतना माइलिनेटेड होता है। माइलिनेटेड मतलब वो उतना मजबूत हो जाता है उस पाथ को। देखो, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है, उसको हम सिनेप्सिस कहते हैं, सिनेप्सिस। और दो गैप को कवर करने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वो ट्रांसमिट करता है और वो दूसरा रिसीव करता है। ये क्या है? डेंड्राइट है। ठीक है, डेंड्राइट। और ये जो है ब्रेन फायर करता है न्यूरॉन को, ब्रेन फायर करता है और स्पेसिफिक पार्ट में वो न्यूरॉन जाता है। और कुछ हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे जहां भी न्यूरॉन होता है वो फायर होता है। आपके गट्स भी आपको फायर, न्यूरॉन को फायर करता है। वो कहां जाता है? ब्रेन में जाता है, राइट। सारा ब्रेन सेंस करता है। अब देखो, पूरा ब्रेन को स्टडी करो। ये है मेन ब्रेन, जिसको हम सेरेब्रम कहते हैं। ये सेरेब्रम है और ये सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम है, ये पॉन्स है। यहां ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, जहां ब्रेन के साथ वो जुड़ता है, क्या स्पाइन जोड़ता है, उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसको ध्यान से देखो, अभी समझ में ना आए पूरा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि समझोगे कि ब्रेन, माइंडफुलनेस में कैसे ब्रेन काम करता है। क्योंकि माइंडफुलनेस ऐसे नहीं होता है, उसमें हमें ब्रेन को एंगेज करना पड़ता है। ये पूरा एंगेज होता है। ब्रेन स्टेम भी रोल प्ले करता है। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक मिड ब्रेन होता है, एक पॉन्स होता है, एक मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं, उसको मिलाकर ब्रेन स्टेम होता है। जो डाइजेशन, फूड वगैरह वगैरह, ब्लड सर्कुलेशन, सब ये कंट्रोल करता है ब्रेन स्टेम। अब ये डायनसेफ्लन है। डायनसेफ्लन मतलब इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ये कहां पे लोकेटेड है? बिटवीन द 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स। जो ब्रेन के जो 2 पार्ट्स होते हैं ना, ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, उसके बीच में कनेक्टेड ये होता है। क्या? डायनसेफ्लन। 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर एंड अबव द मिड ब्रेन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में जो होता है ना, मिड ब्रेन पहले होता है, फिर पॉन्स होता है, फिर मेडुला ऑब्लांगाटा होता है। ये पूरे ब्रेन स्टेम का जो है वो होता है। वहां पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। किसके? डायनसेफ्लन। मैंने बताया ना, हाइपोथैलेमस क्या करता है? वो सब कंट्रोल करता है, एएनएस को, ऑटोनोमिक को। और थैलेमस क्या एक गेट है जहां से सारे इंफॉर्मेशन, सारे सेंसरी इनपुट्स एंटर करता है ब्रेन में। किसके थ्रू? थैलेमस के थ्रू। ठीक है, ये देखो, द थैलेमस टेल्स योर ब्रेन थ्रू द मैसेज इट सेंड्स व्हाट यू आर सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड टचिंग। ये जो 5 सेंस है वो किसके थ्रू जाता है? थैलेमस के थ्रू जाता है। कहां? ब्रेन में जाता है। अगर थैलेमस एक्टिव होगा तो प्रॉपरली जाएगा, अगर थैलेमस एक्टिव नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। आप क्या होता है? ध्यान कहीं और होता है। आप खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हो, आपको टेस्ट पता नहीं चलता, कितना गर्म है वो पता नहीं चलता। ठीक है, आप देख नहीं पा रहे हो खाने को, क्योंकि आपका ध्यान वहां पे नहीं है। तो जिधर ध्यान होगा वो थैलेमस जो है ना, वो उधर उसका फ्लो होता है। उन चीजों को ही वो केवल सेंस कर रहा होता है, बाकी चीजों को वो सेंस नहीं कर रहा होता है। क्लियर? अभी देखो, दिस व्हाट आई वांटेड टू शो यू, एनाटॉमी एंड फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन। देखो, इसमें 14 पार्ट्स है ब्रेन के, बताए गए हैं। पूरे ब्रेन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ये फ्रंटल है, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ये है पैराइटल, जो मिडिल पार्ट है, और ये ऑक्सीपिटल, जो पीछे का पार्ट है, और ये साइड में जिसको हम कहते हैं टेम्पोरल लोब कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट है। और जितने पार्ट्स हैं, देखो अलग अलग कलर है ना कलर। ये जो कलर है ये शो करता है, ये स्पेसिफिक डेडिकेटेड फंक्शन जो ब्रेन का होता है उसके लिए ये क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ये देखो, ये जो पहला पार्ट है जो ऑक्सीपिटल है, ये विजुअल एरिया है, देख रहे हो, ये विजुअल एरिया।
जो भी आप देखते हो वो थैलमस के थ्रू कहां जाता है, यहां पे जाता है, वो रिले होता है इस एरिया में, और ये कॉम्प्रिहेंड करता है कि इसका कलर क्या है, साइज क्या है, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये कॉम्प्रिहेंड करता है विजुअल। और ये जो पार्ट है टेम्पोरल लोब, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ये जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो यहां पे होती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, जो येलो पार्ट देख रहे हो आप, ठीक है, ये जो पार्ट देख रहे हो येलोइश, ये तीसरा पार्ट है मोटर फंक्शन एरिया, मतलब जो वॉलंटरीली मसल काम करता है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑटोनोमिक सिस्टम है ना, वो इसके थ्रू काम करता है, ये उसको कंट्रोल करता है। और ये जो चौथा पार्ट है, ये ब्रोका सेंटर है। ब्रोका, ब्रोका मतलब जहां से थॉट क्रिएट होता है। आपके दिमाग में कोई थॉट आता है ना, कहते हैं कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, ठीक है, कहते हैं कि मेरे दिमाग में आइडिया आया, कहां से आइडिया आता है, वो ब्रोका सेंटर से आइडिया आता है। वो जो कोई थॉट उत्पन्न होते हैं भीतर में, उस सेंटर से निकलता है, और फिर वो थॉट निकला तो उस थॉट को खींचता है, उसको एक्सटेंड करता है, एक और सेंटर होता है, उसको वेर्निका सेंटर कहते हैं। हमारे लैंग्वेज के दो होता है, ब्रोका और वेर्निका। तो ब्रोका सेंटर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है थॉट को क्रिएट करने में, उत्पन्न करने में, ये पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये पार्ट जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये पार्ट, ठीक है, ये पांचवा पार्ट, ये होता है ऑडिटरी एरिया, जो आप सुनते हो टेम्पोरल लोब से, कान से जो सुनते हो, यहां पे जाता है, ठीक है, हियरिंग यहां पे जाता है। और इमोशनल एरिया, जो भी इमोशन क्रिएट होता है, जब आप इमोशन फील करते हो, इस एरिया से फील करते हो, देख रहे हो, ये है 6 नंबर का, पेन, हंगर, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसको होते हैं ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो इससे कंट्रोल होता है। आपको लगता है कि मैं कर रहा हूं, लगता है ना ब्रेन काम नहीं कर रहा है, कहते हैं ब्रेन काम नहीं करता है, तो पूरा ब्रेन नहीं, ऐसा नहीं है पूरा ब्रेन काम नहीं करता, ब्रेन का जो वो रिस्पॉन्सिबल पार्ट होता है वो काम नहीं करता है, राइट, ये काम नहीं करता। और हम जो ट्रेन करते हैं, माइंडफुलनेस जो ट्रेनिंग करते हैं, मतलब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक्टिवेट ही नहीं करते, उसको यूज ही नहीं करते, इसलिए क्या होता है, ये डल रहता है, वो स्लीपी, आलसी, लेजी या अनफंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल होता है। ये 7वां सेंसरी एसोसिएशन एरिया, जो सेंसस होता है, ये यहां पे होता है, ये 7वां एरिया देख रहे हो, ये जो भी सेंसस आप फील करते हो। ऑल्फैक्टरी एरिया, मतलब जो आप सूंघते हो, वो यहां पे आता है, ये सूंघता है, ठीक है, इसमें जो रिसेप्टर होते हैं उसका कंट्रोल कहां पे है, यहां पर है। सेंसेशन फ्रॉम द मसल एंड स्किन, जो भी आपको सेंसेशन फील होता है वो इस एरिया से होता है, पैराइटल लोब से होता है, जो भी आप सेंस करते हो, जिसको इंसुला भी कहते हैं ना, वो सेंस करता है इस एरिया से। सोमैटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया, वेट, टेक्सचर, टेम्परेचर, ये सब जो है वो इस एरिया से होता है। ब्रेन के अलग अलग एरिया है जो अलग अलग काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो वेर्निका एरिया, रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जो भी हम लैंग्वेज है उसको हम समझते हैं, या जो कोई थॉट आया उसको, थॉट को समझने के लिए जो पार्ट काम करता है, उसको हम वेर्निका कहते हैं। ये होता है वेर्निका, ये ब्रोका है और ये वेर्निका है ना, 11वां, चौथा और 11वां, देख रहे हो, ये चौथा और ये 11वां, ये है 11वां। इस पार्ट में अगर ऊपर से देखोगे तो ये 11वां पार्ट है, और चौथा पार्ट ये भीतर है। तो ये पार्ट 11वां पार्ट जो है किसी लैंग्वेज को समझने के लिए करता है। जैसे मैं कोई बात बता रहा हूं आपको, आपके ब्रेन में समझने की प्रक्रिया चल रही है, कौन समझने की कोशिश कर रहा है, ये 11वां पार्ट समझने की कोशिश कर रहा है। उसको जितना यूज करोगे उतना आपका शार्प होता है, उतना तेज होता है। जैसे चाकू होता है, चाकू, तलवार, इसको जितना चलाओगे उतना तेज होगा, जितना उसको छोड़ दोगे कितना हो जाएगा, वो डल हो जाएगा, उसमें धार नहीं होगी, मतलब ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसको, ब्रेन को जितना चलाओ, ब्रेन उतना काम करता है, लेकिन चलाओ और उसको रिलैक्स भी करो, उसको हील भी करो, ठीक है। उसके बाद मोटर फंक्शन एरिया होता है, ये होता है मोटर फंक्शन एरिया, ये जो देख रहे हो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का ये एरिया है मोटर फंक्शन एरिया। मतलब
आई मूवमेंट और ओरिएंटेशन उससे होता है। हायर मेंटल फंक्शन जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन, प्लानिंग, जजमेंट, इमोशनल कॉम्प्रिहेंशन, क्रिएटिविटी, इनहिबिशन, ये जो कुछ भी होता है इस एरिया से होता है। ये जो 13वां पार्ट है इसको हम फ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, है ना, ये एरिया। ये जितना इसको यूज करोगे कंसंट्रेशन, जैसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे ज्यादा एंगेज कौन होता है? फ्रंटल लोब, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। देखो सबसे बड़ा पार्ट ये होता है। मतलब मिलियंस ऑफ इयर्स बैक जो ह्यूमन बीइंग था उसमें ये था ही नहीं, ये था बहुत ही अनडेवलप्ड था ये पार्ट। ये आज भी जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जो माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस नहीं करते, उसका ये पार्ट ज्यादा डेवलप नहीं होता है, बहुत ही मतलब सोया हुआ होता है या छोटा पार्ट होता है। लेकिन माइंडफुलनेस से क्या होगा, ये पार्ट धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब लिटरली बढ़ता है, वो उसकी साइज बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, उसका जो है मसल बढ़ता है, उसके अंदर ग्रे मैटर बढ़ता है, ग्रे मैटर, वो उसका फंक्शन बढ़ता है। किससे? माइंडफुलनेस से। और एक मोटर फंक्शन होता है जो ये पार्ट होता है, ये 14वां पार्ट होता है जिसको हम सेरेबेलम कहते हैं, है ना। सेरेबेलम छोटा पार्ट था ना, जिसको हम छोटा ब्रेन भी कहते हैं ना, छोटा ब्रेन, वो सेरेबेलम होता है जो कोऑर्डिनेशन करता है मूवमेंट का, बैलेंस का, इक्विलिब्रियम का। जब आप बैलेंसिंग आसन करते हो तो आप इसको एक्टिवेट कर रहे होते हो, राइट, इसको एक्टिवेट कर रहे हो। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका? ब्रेन का। हाँ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एमआरआई का रिपोर्ट है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जो क्या करते हैं, हार्मोन, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, और जो थायराइड को एक्टिवेट करता है, यहीं से हार्मोन निकलता है। और इसको कौन एक्टिवेट करता है? थैलेमस ग्लैंड। थैलेमस ग्लैंड जो ब्रेन स्टेम में होता है ना, ब्रेन स्टेम के पास होता है, ब्रेन स्टेम में नहीं होता, ब्रेन स्टेम के पास होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्चुअली, थैलेमस नहीं, हाइपोथैलेमस। वहां से हार्मोन निकलते हैं, उसको हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन। और वो हार्मोन जाता है इसमें और वहां पर क्रिएट करता है, उसको हम एंडोर्फिन हार्मोन कहते हैं। और ये हार्मोन को स्टोर करता है और ये रिलीज करता है। देख लो, like the hypothalamus, the pituitary gland is small but important. The pituitary gland produces and releases a special chemical called hormones, and these chemicals stimulate responses fight flight. ठीक है, ये हार्मोन। लिम्बिक सिस्टम जो हमारे इमोशनल सेंटर होता है, इमोशनल, राइट, जो इमोशनल लोग होते हैं वो उसके अंदर माइंडफुलनेस कम होता है। ठीक है। और इमोशन का लिम्बिक सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हिपोकैम्पस और दूसरा होता है एमिगडाला। याद रहेगा ये, हिपोकैम्पस और एमिगडाला, नोट कर लो इसको। हिपोकैम्पस में क्या होती है? मेमोरी होती है। और एमिगडाला में क्या होता है? इमोशन होता है। कोई इमोशन ट्रिगर होता है, वो कनेक्ट हो जाता है किससे? मेमोरी से, उसको रिलेट करता है, ठीक है, और इमोशन और बढ़ता है, एक लूप बन जाता है। एमिगडाला हिपोकैम्पस, एमिगडाला हिपोकैम्पस, लूप बन जाता है। लूप समझते हो? लूप समझते हो ना? एक लूप बन जाता है, सर्किट बन जाता है। और इसलिए कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव इमोशन, ये चलता रहता है, इसलिए उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम एंगेज करते हैं, किसको? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एंगेज करते हैं। उसको हम समझाते हैं, चिंता मत करो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा पास्ट के बारे में मत सोचो। तो ये जितना एक्टिव होगा, कई बार इसकी बात भी नहीं मानता हो, फिर हम क्या करते हैं, उसको इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं। इमरजेंसी ब्रेक क्या होता है? जो हमारा वैगस नर्व होता है, वैगस नर्व होता है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। और वैगस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए हम एक्सहेलेशन करते हैं, हमिंग करते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, पानी का छींटा मारते हैं अपने फेस पे। अपने फेस को जितना पानी, ठंडे पानी से धोओगे, वो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कौन सा? वैगस नर्व, जो क्या करते हैं, आपको कूल डाउन करता है, आपको काम डाउन करता है, स्टेज फ्राइट को भगाता है। देखते हो कई लोग स्टेज पे जाते हैं पैर कांपने लगता है, जवान लड़खड़ाने लगती है ना, कई बार डर जाते हैं। वो क्या? वो काम करता है। तो उसको हमें हटाने के लिए क्या करते हैं? वैगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं। वैगस नर्व मतलब स्माइल करो, हंसो, ठीक है, फियर
को आप ओवरकम कर दो। ये है नर्वस सिस्टम। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है इसमें, लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक और चीज जो मैं दिखाता हूं, उसको ध्यान से देखो क्योंकि आज का ये चैप्टर है, इसलिए ये 5 सेंसर्स होते हैं, है ना। जो ग्रे एंड व्हाइट मैटर होता है हमारे ब्रेन में, उसको मजबूत करते हैं सिस्टम को। ये द 5 सेंसेस, जैसे टच, जो भी टच होता है वो कहां से, स्किन को टच करता है। और ये मोटर यूनिट देख रहे हो, ये नर्व, ये जाता है स्पाइन में और स्पाइन ब्रेन में जाता है। वैसे ही जो हम आंख से देखते हैं, जो भी विजुअल आता है, इस जो कैमरा है, ये कॉर्न, ये जो है ना लेंस है, आई का लेंस है, वहां पे जाता है और ये इस नर्व्स के थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, रेटिना ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है ब्रेन में। जो एक विजुअल कॉर्टेक्स था ना पीछे ब्रेन में, वो वहां पे जाता है और उसको कंप्रीहेंड करता है। वैसे ही हियरिंग, जो हम सुन रहे हैं, वो उसमें भी कान के अंदर ये सेंसरी न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स है, वो ब्रेन में जाता है। स्मेल, जो हम सूंघते हैं, उसके अंदर भी बर्ड्स होते हैं, वो जाता है। टेस्ट, उसमें भी कहते हैं ना कि अ पर्सन हैज अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स, 10,000 टेस्ट बर्ड है किसमें, टंग में। देखते हो जो कई लोग जो होते हैं अपनी टंग को क्लीन नहीं करते ना, कई लोग ऐसे होते हैं जो टंग क्लीनर का यूज ही नहीं करते, वैसे खाते रहते हैं। और क्या होता है फिर टंग के ऊपर कोट जम जाता है, उसके ऊपर कोट जम जाता है, कोट मतलब लेयर जम जाता है, तो उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इसलिए टंग को क्लीन करने से वो बर्ड्स जो होते हैं एक्टिव रहते हैं। इसलिए टंग को क्लीन करना चाहिए, आंखों को पानी धोना चाहिए, नाक को साफ करना चाहिए, स्मेल, कान की भी सफाई करनी चाहिए, ठीक है। स्किन को भी साफ करना चाहिए। स्किन पे अगर लेयर जम जाए तो उसके पोर्स, जो हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं जहां से फील होता है, सभी सेंस ऑर्गन्स को हमें क्या करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। किसके द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, जो आप प्राणायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, उसके द्वारा। और माइंडफुलनेस के द्वारा आप उसको सेंसिटाइज करते हो, उसको सेंसिटिव बनाते हो, ठीक है। तो ये है सेंसेस। और आज का जो है वो सिस्टम ये है, इसमें आप अपने सेंसेस को एक्टिवेट करते हो। कैसे, माइंडफुलनेस के द्वारा। अगर माइंड वहां पर नहीं होगा, माइंड ही एक्टिवेट करता है, समझ लो। जितने भी सेंसेस हैं उसको माइंड सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। अगर माइंड प्रेजेंट नहीं है, आपकी आंखें खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है, आंख नहीं देख पाती है क्या, नहीं देख। आपका दिमाग कहीं है, कोई स्मेल आपकी नाक से जा रही है लेकिन उसको सेंस ही नहीं कर पा रहा। आपका ध्यान कहीं और है, मैं कुछ कह रहा हूं, वो बात ही नहीं सुन पा रहे वहां। या चिंता में, टेंशन में हो तो आप खाना खा रहे हो, उसका टेस्ट नहीं ले रहा हो। मतलब क्या, व्हाट मैटर्स, व्हाट इनेबल्स दिस सेंसेस इज माइंड। देयरफॉर वी हैव टू प्रैक्टिस माइंड टू बी प्रेजेंट विद द सेंसेस। जो आप सेंस कर रहे होते हो उसमें माइंड का होना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? क्या है आज की डेट में, पहले भी था लेकिन आज ज्यादा है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। और डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे क्या हैं, स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या डिस्ट्रैक्ट करता है, साइट डिस्ट्रैक्ट करता है, आवाज डिस्ट्रैक्ट करती है, स्मेल वगैरह वगैरह सब डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर माइंड को उन डिस्ट्रैक्शन पे नहीं रखोगे तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। मैंने बताया ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। जब आपको एक एब्जॉर्प्शन प्रैक्टिस करना होता है, एब्जॉर्प्शन एक अलग मेडिटेशन होता है जिसमें हम भीतर साइलेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। उसमें हमें सभी सेंसर्स को हमें शट डाउन करना होता है ना, शट डाउन। सभी दरवाजों को बंद कर दो। जैसे साउंड प्रूफ रूम होता है, उसमें क्या होता है, जितने भी दरवाजे होते हैं सब बंद होते हैं, नहीं तो साउंड एंटर करता है।
वाइब्रेशन भी एंटर कर जाता है, लेकिन आजकल साउंड प्रूफ रूम बनते हैं जिसमें वाइब्रेशन भी एंटर नहीं करता, राइट? जैसे जो ट्रेन ट्रैक होता है, अगर ट्रेन रेलवे ट्रैक चलता है, रेलवे ट्रैक के बाजू में भी अगर साउंड प्रूफ रूम बना है तो उसमें वाइब्रेशन भी एंटर नहीं करता, वो पूरी गेटिंग होती है। वैसे ही जब हम भीतर कुछ समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूं, तो आपके जितने भी सेंसेस हैं उसमें एंगेज होना चाहिए। किसमें? माइंडफुल लिसनिंग। दिस व्हाट इज कॉल्ड माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल लिसनिंग, तो उसमें मतलब आपका माइंड एंगेज है तो सारा सेंसेस उसमें एंगेज रहेगा। देखिए, इसमें मैंने एक इमेज भी दिया हुआ है जिसमें न्यूरोबायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेंसरी दिया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है, पेज नंबर 80 पे, है ना? देखो, सैलियंस नेटवर्क होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है, अटेंशन नेटवर्क होता है। ये 3 नेटवर्क्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड 3 की ब्रेन नेटवर्क्स। ये मेन नेटवर्क है, माइंडफुलनेस में यूज किया जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क जो चिंता करता है, जो टेंशन एंजाइटी देता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग। अटेंशन नेटवर्क जो माइंडफुलनेस को डेवलप करता है, और सैलियंस नेटवर्क जो बताता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को स्विच ऑफ कर दो। एनी क्वेश्चन? तो आज आपने साउंड अवेयरनेस प्रैक्टिस किया था, उसमें साउंड को सेंस किया था ना? उसमें साउंड में क्या सेंस करना था? वाइब्रेशन सेंस करना था, उसकी फ्रीक्वेंसी सेंस करनी थी, और भीतर कहां पर वो सेंसेशन क्रिएट कर रहा है वो भी सेंस करना था, ठीक है। उसको सेंस करो। जैसे मैं बोल रहा हूं तो ब्रेन के एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम ऑडियो कॉर्टेक्स कहते हैं, है ना। ऑडियो कॉर्टेक्स यहाँ पे होता है, साइड में टेम्पोरल लोब में होता है ब्रेन में, वहां आवाज जाती है, और वो आवाज उस आवाज को आप कॉम्प्रिहेंड करते हो, ठीक है। उस आवाज को कॉम्प्रिहेंड करते हो, फिर बताते हो, वो आपका ब्रेन कहते हैं कि ये आवाज किसकी है, या तो आदमी की आवाज है, या औरत की आवाज है, राइट, या किसी इंस्ट्रूमेंट की आवाज है, किसी जानवर की आवाज है, किसी पक्षी की आवाज है। वो उसको कॉग्निशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉग्निशन। कॉग्नाइज करते हो किसकी आवाज है। तो ये साउंड अवेयरनेस प्रैक्टिस में ये सब भी इंगेज होता है। आप उसको नोट करते हो कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो उसको फील कर रहा है वाइब्रेशन, और स्पेशली अराइजिंग एंड पासिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका वाइब्रेशन, उसका टोन, ये सब सेंस करता है, फ्लो ऑफ साउंड। और इससे क्या होता है? आपका माइंड शांत होता है। आप ऐसे साउंड सुनते हो जैसे पक्षी की आवाज, पक्षी की चहचहाने की आवाज सुनने से क्या होगा? ब्रेन काम होता है। झरने की आवाज, नदी के पानी की आवाज, कोयल की आवाज, है ना, या सूदिंग साउंड, जैसे मैं ही बोल रहा हूं, अगर मैं बहुत चीख कर बोलूं, चिल्ला कर बोलूं, वो, और मैं सॉफ्टली बोलूं, दोनों में फर्क होता है। तो क्यों हम ये सीख रहे हैं माइंडफुलनेस ऑफ साउंड, कि हम ऐसे साउंड को हम प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा ब्रेन शांत होगा, ठीक है, उसके भीतर से एंजाइटी जाए। माइंडफुल लिसनिंग, साउंड और लिसनिंग दोनों कनेक्टेड है। माइंडफुल लिसनिंग, उसमें क्या करते हो? आप इंफॉर्मेशन को सुन रहे होते हो। इंफॉर्मेशन मतलब मैं क्या इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आप सुन रहे हो। जैसे पॉडकास्ट सुनते हो, राइट, या कोई ऑडियो सुनते हो, आप ध्यान से सुनो, फिर उसका नोट बनाओ कि आज मैंने क्या क्या सुना। या कोई आपको स्टोरी सुनाता है और फिर उस स्टोरी में से क्वेश्चन पूछता है आपसे, आप कितना जवाब देते हो वो किस पे डिपेंड करता है? कितना आपने ध्यान से सुना। अगर ध्यान से कोई चीज नहीं सुनोगे तो वो क्या होगा? आपके ब्रेन में नहीं जाएगा। माइंडफुली नहीं सुनोगे
तो आपकी जो मेमोरी में नहीं जाएगा वो, मतलब इधर से सुनोगे उधर से निकल जाएगा वो। तो एक साउंड आया फिर निकल गया, ठीक है। ये प्रैक्टिस कब करना है? जब कोई गाली दे रहा हो तो इधर से सुनो उधर से निकाल दो। जब कोई अपमानित कर रहा हो इधर से सुनो उधर से निकाल दो। जब कोई हार्ड वर्ड बोल रहा हो, हालांकि कई बार आपके अच्छे के लिए होता है लेकिन कई बार वो इरिटेशन क्रिएट करता है, राइट। अगर मैं बोलूं ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर है, इसको करो, तो जो प्लेजेंट नहीं होता, भले ही आपके लिए बेनिफिशियल है, वो सुनना पसंद नहीं करते हो, क्या करते हो, इधर से सुन के उधर से निकाल देते हो, राइट। जैसे कई बार हम लोगों को बोलते हैं कुछ, उधर से सुन के उधर से निकाल देते, क्योंकि उसने इम्बाइब नहीं किया, उसको ध्यान से नहीं सुना। जो सुनना चाहिए ध्यान से नहीं सुनता, और जो नहीं सुनना चाहिए उसको ध्यान से सुनता है, राइट। तो इसलिए माइंडफुल लिसनिंग, किसको हमें माइंडफुल सुनना है, किसको हमें माइंडफुल नहीं सुनना है, बराबर। माइंडफुल लिसनिंग का दो पार्ट है, एक है कि हम सुन रहे हैं, क्या हमें लेना है, क्या हमें छोड़ना है। माइंडफुल लिसनिंग में ये भी आता है क्या सैलियंस पॉइंट्स हैं जो हमें बुलेट पॉइंट्स में याद रखना है, क्योंकि सब कुछ याद रखोगे तो ब्रेन में लोड हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कुछ चीजें आपकी किताब में होनी चाहिए, आपकी नोटबुक में होनी चाहिए, ब्रेन में नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि उस पर लोड जमता है ना। हालांकि ब्रेन में बहुत कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी को डेवलप करो तो यू कैन कंटेन, जितनी किताबें हैं ना दुनिया की, सारी किताबें का इंफॉर्मेशन जमा कर सकते हो, फिर भी इतने पार्ट में ही आ जाएगा वो। अब ऐसे मोबाइल है, उसमें मेमोरी होती है, राइट। अब किसी का 512 GB रैम है, 512 GB स्पेस है, भर जाएगा। किसी का 1 TB स्पेस है, नहीं भरेगा। किसी का 256 है ना, किसी को 128 GB होता है, जल्दी भर जाते हैं, मेमोरी जल्दी भर जाती है। किसी का 1 TB है, कितना इन्फॉर्मेशन डालो नहीं भरता है। तो मेमोरी कहाँ होती है? हमारे ब्रेन में होती है। और उसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस क्या मतलब? विजुअलाइजेशन से अपने आप को एक्सपेंड करो, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। अपने कॉन्शियसनेस को जितना एक्सपेंड करोगे, ब्रेन की कैपेसिटी उतनी बढ़ती है। ब्रेन में अथाह कैपेसिटी है, इतनी कैपेसिटी जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। नॉर्मली लोग 1% भी ब्रेन का यूज नहीं करते। माइंडफुल लिसनिंग इज दैट, यू नो। उसके बाद है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। माइंडफुल ऑब्जर्वेशन क्या था? फ्लावर को ऑब्जर्व किया था और इसको, ये वाला प्लान को। तो ये होता है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन, राइट। उसका माइंडफुल ईटिंग होती है जो आपने किया था, और अभी जो लंच करोगे उसमें भी उसको प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिकल सेशन, प्रैक्टिकल 5वां जो प्रैक्टिस है आज का, लिविंग इन द मोमेंट, प्रेजेंट में कितना हम रहते हैं, प्रेजेंट में हम कितना अपने आप को एंगेज रखते हैं, ये प्रैक्टिस है जो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपको डायरी बनानी है, डायरी में नोट करना है, ठीक है। उसमें रिफ्लेक्शन नोट करना, हंगर का, टेस्ट का, क्रेविंग का, क्वांटिटी का, सेटिस्फैक्शन का, ग्रेटिट्यूड का, जो है उसमें हम दिया हुआ है कैसे डायरी को लिखना है।